हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड गुड इवनिंग। वेरी इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। तो मैं क्लास तो स्टार्ट मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे और भी स्टूडेंट जो है वो आते जाएंगे, उनको हम देते जाएंगे क्लास में। तो जैसे हमारी तो जैसे हमारी क्लास चल एपीओ की रही है, क्लास आवाज चल ठीक रही से है, आ रही आवाज़ है ठीक आपको? से आ रही है आप लोगों को? यस जी सर। सर। जी सर। ओके। ओके। तो जैसे हम तो एपीओ की जैसे हम क्लास हमने एपीओ की शुरू क्लास की, हमने शुरू की है, तो मैंने तो लास्ट मैंने क्लास में लास्ट आपके क्लास साथ में जो है आपके साथ सिलेबस जो है डिस्कस सिलेबस किया था। डिस्कस किया था। तो सिलेबस में तो मैंने सिलेबस में लगभग मैंने आपको सारी लगभग आपको चीज़ें सारी बताई चीज़ें बता दी कि थी कितने कि मार्क्स का कितने पेपर मार्क्स आता का है, पेपर किस आता तरह है, के किस क्वेश्चंस तरह के आते हैं, क्वेश्चंस कहाँ आते पे हैं, कहाँ पे मेंस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू प्रीलिम्स तीनों इंटरव्यू होते हैं, तीनों कहाँ होते पर हैं, जो है कहाँ खाली पर जो है प्रीलिम्स और खाली प्रीलिम्स इंटरव्यू के और बेसिस पे इंटरव्यू के सिलेक्शन बेसिस पे होता है, और कहाँ सिलेक्शन पे होता है, और कहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता इंटरव्यू है, नहीं मेंस होता और है, प्रीलिम्स के मेंस और बेसिस प्रीलिम्स पर ही के बेसिस सिलेक्शन पर ही होता है। सिलेक्शन हो जाता है। तब आपको कोई तब नॉलेज आपको होगी कोई इस नॉलेज सिलेबस होगी की। इस सिलेबस। अब अगर हम अब आज के अगर हम प्रेजेंट आज के पेपर्स को प्रेजेंट देखें, पेपर्स को चाहे देखें, वो हमारा चाहे वो जुडिशरी का हमारा पेपर आ जुडिशरी रहा का पेपर हो, आ रहा एपीओ हो, का पेपर आ एपीओ रहा का पेपर हो, आ या रहा हो, हमारा या हमारा एआईबीई का आ रहा हो, एआईबीई यानी का कि आ रहा हो, ऑल यानी इंडिया कि बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सब आ रहा हो, जगह जो है सब जगह क्वेश्चन जो है आने ना के क्वेश्चन पैटर्न आने थोड़े के से चेंज पैटर्न हो थोड़े गए। से चेंज हो गए हैं। अब हमारा अब रीजनिंग हमारा और रीजनिंग और असर्शन इस असर्शन तरह के क्वेश्चन इस आने तरह के लगे क्वेश्चन आने लगे हैं, हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट तरह के कंक्लूजन क्वेश्चन तरह आने के लगे हैं। क्वेश्चन आने लगे हैं। थोड़ा सा तो इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न इन्होंने चेंज किया पैटर्न है, चेंज हर किया एक है, हर एक कंपटीशन एग्जाम के कंपटीशन अंदर लॉ का एग्जाम के अंदर पैटर्न लॉ चेंज के हुआ है। पैटर्न चेंज हुआ। तो जो हम आज तो से जो शुरू हम आज से करेंगे शुरू भारतीय करेंगे न्याय भारतीय संहिता को न्याय शुरू संहिता को करेंगे। शुरू ये करेंगे। आपने ये ऑलरेडी आपने पहले ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पहले सब्जेक्ट ग्रेजुएशन पढ़ा में हुआ है, सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हम इसको लेकिन थोड़ा अब हम डिफरेंट इसको थोड़ा तरीके से डिफरेंट पढ़ने की तरीके से कोशिश पढ़ने की करेंगे, कोशिश जो हमारे करेंगे, जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम का कंपटीशन तरीका एग्जाम का होता है तरीका पढ़ने और होता है पढ़ाने पढ़ने और पढ़ाने का। का। सिलेबस की बात सिलेबस करेंगे की तो इस बात तरह का करेंगे एक तो बी इस एल तरह एक्ट का एक होगा बेयर एक्ट आपके होगा पास। आपके पास। यह है आपका यह है भारतीय आपका न्याय भारतीय संहिता, न्याय संहिता बीएनएस, बीएनएस, यूनिवर्सल का बेयर एक्ट यूनिवर्सल है का ये। बेयर एक्ट है ये। ये आपके पास जो ये भी आपके बेयर पास एक्ट जो हो भी बेयर उस एक्ट बेयर हो एक्ट से उस आप बेयर पढ़ एक्ट लें, से आप पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत बेयर नहीं एक्ट है, से ही हम बेयर पढ़ेंगे एक्ट से ही पढ़ेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को। बस थोड़ा सा बस स्ट्रेटेजी थोड़ा सा चेंज करेंगे, स्ट्रेटजी मेरे चेंज तरीके करेंगे, से मेरे बेयर एक्ट तरीके से पढ़ेंगे। बेयर एक्ट पढ़ेंगे। मतलब आपने अपने मतलब तरीके से आपने तो अपने बेयर एक्ट तरीके से खोल तो के बेयर पढ़ा एक्ट ही खोल के पढ़ा ही होगा। होगा। अब हम उसको थोड़ा अब सा हम उसको चेंज थोड़ा सा करेंगे और चेंज करेंगे और कॉम्पिटिशन एग्जाम की कंपटीशन एग्जाम की तरह इस तरह बेयर एक्ट को इस पढ़ने बेयर की एक्ट को कोशिश पढ़ने की करेंगे। कोशिश करें। ठीक है, क्लास का ठीक है, टाइमिंग क्लास का 9 टाइमिंग बजे का हमारा है, 9 क्लास बजे का है, करेक्ट 9 क्लास बजे स्टार्ट करेक्ट हो 9 बजे जाएगी। स्टार्ट हो जाएगी। कोशिश करें कि कोशिश जितने करें लोग कि लेट हो जितने जाते लोग हैं वो लेट हो जल्दी जाते हैं वो से क्लास जल्दी को से ज्वाइन क्लास को करें, ज्वाइन करें, क्योंकि टाइम तो क्योंकि निकालना टाइम तो आपको है, निकालना क्योंकि आपको है, आपको ये क्योंकि पीओ आपको क्लियर ये करना एपीओ है। क्लियर करना है। तो आप कितने तो लोगों आप के पास कितने अब लोगों ये के बेयर पास एक्ट अब है, ये बेयर एक्ट है, अब ये भारतीय बताएं, न्याय संहिता भारतीय का न्याय बेयर एक्ट संहिता का कितने बेयर लोगों एक्ट के पास कितने है? लोगों के पास है? ये ऐसा कौन है ये जिसका ऐसा बेयर कौन एक्ट है नहीं जिसका बेयर एक्ट नहीं है? है? आप सब लोगों के आप पास सब है लोगों के क्या? पास है बेयर एक्ट? नहीं सर, मेरे पास नहीं है अभी। आपके नहीं पास है सर अभी मेरे पास। ठीक है। अब जिसका ठीक है, हिंदी अब मीडियम जिसका वो हिंदी मीडियम। एआईबी के लिए लेके आए थे वही है। हाँ, तो एआईबी हाँ, के तो लिए लेके आए एआईबी तो के वो लिए भी लेके बेयर आए एक्ट थे, ही वो है, भी तो बेयर सही एक्ट है, ही है, कोई वो दिक्कत सही नहीं है, है कोई उस बेयर दिक्कत एक्ट के नहीं है उस अंदर। बेयर एक्ट के अंदर। बस कमेंट्री और बस वो शॉर्ट नोट कमेंट्री नहीं और विदाउट शॉर्ट होते कमेंट्स नोट किए नहीं सर। होते। हाँ, कमेंट्री हाँ, और शॉर्ट कमेंट्री नोट और नहीं होते शॉर्ट उसके नोट नहीं अंदर। होते उसके वो अंदर। वो एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन होता है, करने के लिए होता है। बाकी मटेरियल तो बाकी आपके पास मटेरियल है, तो उससे आपके ही पढ़ पास है, सकते उससे ही हैं, पढ़ कोई सकते दिक्कत हो आप, कोई नहीं दिक्कत नहीं। है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा मेरे जरूरी पास नहीं है कि मेरे यूनिवर्सल का पास है तो आपके यूनिवर्सल पास का है तो आपके यूनिवर्सल पास का भी ही बेयर एक्ट यूनिवर्सल का ही बेयर एक्ट हो। हो। जिसका भी बेयर एक्ट जिसका भी आपके बेयर पास है एक्ट वो आपके सही है, पास है वो चाहे सही है, आपने वो चाहे एआईबी आपने का वो एग्जाम एआईबी देने के के लिए लिया एग्जाम देने के वो लिए बेयर लिया, एक्ट वो बिल्कुल बेयर एक्ट परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, सही है, उसी से आप पढ़ें। उसी से आप पढ़ें। ठीक है। ठीक है। बेयर एक्ट बेयर एक्ट से कोई एग्जाम से कोई निकालता एग्जाम नहीं है, निकालता एक नहीं है, अच्छा बेयर मतलब एक्ट एक होने से अच्छा कोई बेयर एक्ट एग्जाम होने से पास कोई नहीं एग्जाम पास नहीं होता। होता। एग्जाम जब पास होता एग्जाम है जब जब आप पास उसकी होता है तैयारी जब आप ठीक से उसकी कर तैयारी लेते हैं। ठीक से कर तो लेते हैं। तैयारी ठीक तो से कैसे तैयारी ठीक करनी से है कैसे ये मैं करनी है, आपको ये आज मैं की आपको क्लास से आज की थोड़ा क्लास सा से गाइडेंस थोड़ा सा देने की कोशिश गाइडेंस देने की करूंगा, और कोशिश पढ़ने का करूंगा और सिस्टम पढ़ने का सिस्टम तरीका आपको तरीका बताऊंगा। आपको बताऊँ। अब किसी भी अब बेयर एक्ट को किसी भी पढ़ने बेयर से एक्ट को पहले पढ़ने सबसे से पहले पहले आप लोग क्या सबसे पहले आप करते लोग क्या काम करते हो? हैं? कोई भी बेयर एक्ट कोई आपको भी बेयर पढ़ना एक्ट आपको है पढ़ना या है शुरू करना है तो या आप शुरू सबसे करना है पहले तो क्या आप सबसे करते पहले क्या करते हैं? हैं? अब इस एग्जाम में अब इस बात एग्जाम करेंगे में बात तो करेंगे तो इसमें इसमें हमारे पास हमारे पास सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट हैं। आईपीसी
आईपीसी पहले था, बीएनएस हो गया और और BNSS बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संघ, यानी यानी कि एक क्रिमिनल लॉ और एक उसका प्रोसीजरल। प्रोसीजरल। उसी तरह से बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तीन तो मेन सब्जेक्ट हैं इसके, ठीक है। ठीक है, बाकी और भी सब्जेक्ट हैं। अब मुझे ये अब मुझे ये बताइए कि अगर आपको बीएनएस का बैरक बैरक पढ़ना शुरू करना हो तो आप कैसे शुरू करेंगे? बताइए। अगर ये नहीं बता सकते तो नहीं बता दो कि जो कि जो BNS बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता, ये आईपीसी इंडियन पीनल कोड, इसका एक और नाम क्या है जिस नाम से आपकी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट होता था? वो क्या नाम था जिस नाम से पेपर भी आता था आपका? इंडियन पीनल कोड, एलएलबी में जिस नाम से पेपर आता था? लॉ ऑफ लॉ ऑफ क्राइम्स के नाम से आता था। ये जो लॉ ऑफ क्राइम्स है, इस नाम से 2 पेपर आते थे आपके, अगर आपको याद हो। लॉ ऑफ क्राइम के नाम से एक तो आपने आईपीसी या बीएनएस का पेपर दिया होगा। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, वो ग्रुप वाले लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाया,
तो मेल वाले लिंक से करा। आप प्लीज एक बार रिकॉल कर देंगे क्या क्या हुआ है क्लास में? हमारी ना रिकॉर्डेड सेशन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास शुरू अब तो हुई क्लास शुरू ही हुई है, क्योंकि बार बार अगर हम पीछे शुरू करेंगे तो फिर हमारी क्लास ही पीछे हो जाएगी ना। तो रिकॉर्डेड तो रिकॉर्डेड सेशन तो आपको तो रिकॉर्डिंग आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। अभी हम फिलहाल एक बात कर रहे हैं, BNS को आज हमने शुरू करना है, भारतीय न्याय संहिता को हमने शुरू करना है। सबसे तो सबसे पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था आज की क्लास में कि BNS का बेरेक शुरू करना हो तो आप कैसे करें। किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद मैंने पूछा आपसे कि जब आप ग्रेजुएशन में इसको पढ़ रहे थे BNS को, तो लॉ ऑफ क्राइम के नाम से इस सब्जेक्ट को पहचान मिली थी, यानी कि IPC नहीं आता था पेपर में लिखा हुआ, लॉ ऑफ क्राइम लिखा आता था। और दूसरा पेपर जो लॉ ऑफ क्राइम लिख के आता था उसका नाम क्या है, ये पूछ रहा था। तो बताइए दूसरा पेपर कौन सा है लॉ ऑफ क्राइम के नाम से जो आता था? लॉ ऑफ क्राइम 1, लॉ ऑफ क्राइम 2 ऐसे आता था आपका पेपर। तो पहला पेपर तो आपने बताया कि BNS यानी कि IPC। दूसरा कौन सा था? लॉ ऑफ क्राइम में क्रिमिनल लॉ में दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? उसका प्रोसीजरल लॉ है ना, यानी कि BNSS यानी कि CRPC। तो क्राइम का जो लॉ है वो दो ही है, एक तो BNS है और दूसरा उसका प्रोसीजरल लॉ है। अब ये दोनों लॉ में क्या रिलेशन है ये बताया हमने। दोनों लॉ में क्या रिलेशन है? IPC सर BNS तो हमें बताएगा कि पनिशमेंट किसी क्राइम की क्या होगी, और BNSS उसके प्रोसीजर के बारे में बताएगा। देखो अगर आपने कोई क्राइम किया नहीं किया, इसकी डेफिनेशन तो BNS में लिखी हुई है। अब ये डिसाइड हो गया कि आपने क्राइम किया, उस क्राइम की कितनी पनिशमेंट लिखी है और कितनी पनिशमेंट मिलेगी, ये भी कहाँ लिखा हुआ है? BNS में लिखा हुआ है। लेकिन ये क्राइम भी हो गया, क्राइम की पनिशमेंट भी पता लग गई। लेकिन अब ये कैसे पता लगे कि इस पनिशमेंट को देना कैसे? तो उसके लिए पूरा ट्रायल चलाया जाता है। एक बार देखने से हो सकता है कोई गुनहगार नजर आए, लेकिन जब उसके ऊपर हम गहन परीक्षण करते हैं, उसकी जांच करते हैं, तो हमें बाद में पता लगता है कि हो सकता है कि उसने गुनाह ना किया, ठीक है, बाद में वो निर्दोष भी साबित हो सकता है। तो इसके लिए पूरा ट्रायल चलता है। उस ट्रायल के एक एक स्टेजेस कौन सा एक्ट में लिखी हुई है? BNSS में लिखी हुई। तो अभी हमने थोड़ा सा बेरेक पढ़ने का तरीका मैं ये बता रहा था कि चेंज किया है, क्योंकि आजकल आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को उठा लो, उस कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग, असर्शन और दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? रीजनिंग, असर्शन के अलावा स्टेटमेंट, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को अगर हमें सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चन का हाथ निकालना है, तो उसका एक ही तरीका है कि हम थोड़ा सा अपना पैटर्न बदल दें, पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करें। तो ये चेंज करने के लिए मैंने जो है एक नए तरीके से आपको लॉ ऑफ क्राइम पढ़ाना है। तो आज हम उस क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। मैं अपना ही वीडियो ऑफ कर देता हूँ, क्लास को हम शुरू करते हैं। देखो क्लास में किसी भी नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठे, ताकि कुछ भी लिखना हो, इम्पोर्टेंट कोई चीज लिखनी हो तो आप साथ साथ नोट करते चले। तो मैं लॉ ऑफ क्राइम का जो बेयर एक्ट है, जिसको हम BNS कहेंगे, भारतीय न्याय संहिता, उसको पढ़ाना शुरू करूंगा, लेकिन अपने तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लॉ ऑफ क्राइम, इसमें जो वर्ड है क्राइम किसे कहते हैं। आप मुझे बताओ व्हाट इज क्राइम। क्राइम की डेफिनेशन क्या है? कोई भी स्टूडेंट जो बता सकता है क्राइम की डेफिनेशन, वो बताए। व्हाट इज क्राइम? क्राइम का डेफिनेशन क्या है? सर अनलॉफुल एक्ट। अब ये अनलॉफुल एक्ट कौन डिसाइड करता है? ये अनलॉफुल एक्ट है। अगर हम BNS के बेरेट को उठाएं और देखें तो वहाँ पर कहीं पर भी क्राइम की डेफिनेशन दी हुई नहीं, उसने बताया ही नहीं है व्हाट इज क्राइम, ठीक है। उसने काइंड्स बताए हैं, जैसे चोरी, डकैती, मर्डर, ये क्राइम के काइंड्स, लेकिन उसने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि व्हाट इज क्राइम। तो जिस चीज को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जिस चीज को समाज के हिसाब से करेक्ट नहीं माना जाता, जिस भी काम को करने से किसी दूसरे का नुकसान होता है, वो क्राइम। तो क्राइम की कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो हमारे पास नहीं है, ना तो हमारे पास IPC में थी, अंग्रेजों ने भी नहीं दी थी, और ना ही हमने जब BNS बनाया तो उसमें भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी। तो क्राइम इज नॉट डिफाइंड इन द IPC एज वेल एज BNS। ना तो वहाँ पे डिफाइन है, ना यहाँ पे डिफाइन है, कोई प्रॉपर
प्रॉपर डेफिनेशन क्राइम की दी नहीं है। लेकिन क्राइम को अगर हमें पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे? क्राइम है कमीशन ऑफ एन एक्ट, कमीशन ऑफ एन एक्ट, किसी भी एक्ट का कमीशन यूजुअली जो यूजुअली सोशली सोशली हार्मफुल होता है। जनरली ऐसा एक्ट होता है जो सोशली हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है और यहाँ पे किसी दूसरे पर्सन का नुकसान हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम पनिशेबल क्रिमिनल एक्ट को जो है वो कहते हैं क्राइम। ऐसा एक्ट जिसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी फिजिकल और मेंटल इंजरी होती है, नुकसान हो जाता है। फिजिकल, फाइनेंशियल और मेंटल इंजरी होने को ही हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्राइम। तो क्राइम की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये एक डेफिनेशन बनती है। जो काम सोशली अनएक्सेप्टेबल हो या सोशली हार्मफुल हो वो क्राइम है। बहुत सारे जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो हमारे जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो हमने थ्योरीज पढ़ी थी, जैसे बेंथम की थ्योरी थी, ठीक है, ऑस्टिन की थ्योरी थी, माइलर की थ्योरी थी, ये सब ने क्राइम की डेफिनेशन दी है। तो जो भी आपका क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग का, वो इसी टॉपिक पे बनता है, लॉ ऑफ क्राइम का। जहाँ पे वो आपसे पूछेगा, एक तो पहला ये पूछ सकता है कि क्राइम की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है उसके अंदर कि क्राइम की डेफिनेशन बीएनएस में क्या दी हुई है। तो बीएनएस बेयर एक्ट के अंदर क्राइम की कोई प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? कोई डेफिनेशन दी नहीं है, क्राइम को डिफाइन ही नहीं किया। लेकिन अलग अलग स्कॉलर्स में, जूरिस्ट में जो है इसकी डेफिनेशन दी हुई है। उसके हिसाब से कोई भी ऐसा एक्ट जो सोशली हार्मफुल हो, डेंजरस हो, किसी भी दूसरे पर्सन को, पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाता हो, इंजरी देता हो, वो क्राइम। तो एक क्राइम की प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास आ गई। इसमें रटी रटाई डेफिनेशन भी आपको लिख लेना। जैसे अगर मान लो आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, आप मेन में चले गए एग्जाम देने, तो मेन में आपसे क्या पूछेगा? मेन में अगर लॉ ऑफ क्राइम पूछेगा तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि बेंथम, ऑस्टिन या किसी भी डेफिनेशन, किसी भी स्कॉलर की, जूरिस्ट की डेफिनेशन दो। तो आपको बेंथम, ऑस्टिन, माइलर और भी लोगों की कोई डेफिनेशन याद कर लेनी जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगी। उसके बाद अगर हम बोले तो हमने क्रिमिनल को तो पहचान, मतलब हमने क्राइम को तो पहचान लिया, लेकिन क्राइम करने वाले को नहीं पहचाना तो हमारा सजा किसको देंगे हम? तो सबसे पहले ये बताओ कि क्रिमिनल एक्ट कौन करता है? कौन पर्सन है जो क्रिमिनल एक्ट को परफॉर्म करता है, जिसको सजा मिलती है अकॉर्डिंग टू बीएनएस के बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग टू सजा का हकदार है। वो कौन है? जो सर रॉन्गफुल एक्ट करता है और जिसकी मेंजरिया होती है। मतलब ह्यूमन बीइंग होना कंपलसरी है कि नहीं है? ये यस सर, कंपलसरी है। तो 101%, अगर कहीं पर भी आपको एग्जाम में फंसा रहा हो कि क्रिमिनल एक्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग होना कंपलसरी है या नहीं, तो 101% ह्यूमन बीइंग होना कंपलसरी है। मान लो एक स्ट्रीट डॉग है, गली वाला कुत्ता है, मैं गली से आ रहा था, उसने मुझे काट लिया, मेरे पैर में बहुत जख्म हो, तो क्या उसको ट्रायल चलाया जा सकता है उस कुत्ते के ऊपर? क्रिमिनल ट्रायल हो सकता है डॉग के ऊपर? नो सर, नहीं हो सकता। लेकिन मैं गली से आ रहा हूँ और मुझे किसी ने चाकू मार के मेरे पैर में चोट पहुंचा दी, घायल कर दिया मुझे, या स्कूटी से टक्कर मार के मेरे पैर को चोट पहुंचा दी, तो उसके ऊपर ट्रायल चलाया जा सकता है। यस सर। इसीलिए आपको एग्जाम में दूसरे पॉइंट पे इस तरह से फंसा सकता है। अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप दे रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम को, तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्यूमन बीइंग होना कंपलसरी है कि नहीं? डेफिनेटली 101% कंपलसरी है ह्यूमन बीइंग। अब मुझे सबसे पहले बताओ ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन क्या है? ये भी पूछता है क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के डेफिनेशन नहीं बता पा रहे? बताओ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा होगा आर्टिफिशियल पर्सन भी ह्यूमन बीइंग होता है, जैसे कंपनी, जैसे भगवान की मूर्ति, ये ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो क्या इस ह्यूमन बीइंग को यहाँ पे ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जा सकता है भारतीय न्याय संहिता में? नो, ट्रायल नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने बताया ना, ट्रायल किसके ऊपर चलता है? केवल ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल क्रिएटेड पर्सन के ऊपर
या जो पर्सन, जो पर्सन, ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ, जो ह्यूमन बीइंग का मतलब वो रखता वो रखता है, क्राइटेरिया में फिट होता है, लेकिन उसके ऊपर भी ट्रायल नहीं कर सकता। ट्रायल और ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग मतलब जो लिविंग जो पर्सन, लिविंग पर्सन है, जिसको जिसको जो जो इंसान है, इंसान है, मेल जैसे या फीमेल मेल या फीमेल है या थर्ड जेंडर, उसी के ऊपर उसी के ऊपर ट्रायल चल सकता है। तो ह्यूमन तो बीइंग ह्यूमन बीइंग कौन हो गया? कौन है? ह्यूमन कौन है ह्यूमन बीइंग बताइए? नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन, लिविंग पर्सन, लिविंग पर्सन, ठीक है, ठीक है, वो वो जो एक जो व्यक्ति एक है, व्यक्ति है, जो एक पुरुष है, महिला है या थर्ड जेंडर है, वो ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन यही है। तो कभी आपको तो कभी आपको इसमें भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हो तो आपको पता लगना चाहिए कि ट्रायल केवल ह्यूमन बीइंग पे चल सकता है, और ह्यूमन बीइंग के डेफिनेशन में केवल और केवल वो व्यक्ति आता है जो बायोलॉजिकल है, ठीक है, ठीक है, यानी कि माँ, जैसे माँ के गर्भ से पैदा हुआ है वो। अब दूसरा दूसरा फैक्टर फैक्टर जो क्राइम करने के लिए जरूरी है, पहले तो क्राइम कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग करेगा। उसके लिए मेंसरिया जरूरी है। अगर मेंसरिया का एब्सेंस है तो क्या किसी के ऊपर ट्रायल चलाया जा सकता है? इन एब्सेंस ऑफ मेंसरिया क्रिमिनल ट्रायल प्रोसीजर शुरू हो सकता है, या वो गिल्टी माना जा सकता है। बताइए। शायद सर मेंसरिया जरूरी है सर, विदाउट मेंसरिया क्राइम नहीं बना जाएगा। आप मुझे मेंसरिया की डेफिनेशन बताओ क्या है? इंटेंशन ऑफ इंटेंशन ऑफ, बैड इंटेंशन सर। इंटेंशन टू कमिट क्राइम, दुर्भावना, दुर्भावना। इसे मैं बहुत अच्छी भावना के साथ, फीलिंग के साथ जा रहा था किसी के बर्थडे में पार्टी अटेंड करने। मेरे अंदर कोई क्रिमिनल वाला एलिमेंट नहीं था, मेरी मेंसरिया गुड थी। मैं वहाँ पहुंचा, एक्सीडेंटली मुझसे किसी का मर्डर हो गया। वहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ मेंसरिया है, तो क्या मेरे पर मर्डर का ट्रायल चलेगा? यस सर। नो सर। अब यहाँ पे दो चीजें, मैं आपको ना बहुत टेक्निकली चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आजकल इसी तरह टेक्निकली चीजें पूछी जा रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने लगभग खत्म हो गई। तो इसलिए मैं आपको टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ जो एग्जाम में, मतलब मेरा पूरा फोकस आपको बीएनएस पढ़ाने में कम और एग्जाम के लिए अवेयर करने के लिए ज्यादा है, ठीक है। बाकी मैं सारे सेक्शन आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बीएनएस का कोई सेक्शन छोड़ूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ ताकि आपके रीजनिंग, असर्शन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसी चीज को पूछते हैं जो हमारे पास किसी बेरेट में लिखी नहीं, वो आपकी इसी चीज को चेक करते हैं। तो हम बात कर रहे थे मेंसरिया की। मेंसरिया एक मेंटल एलिमेंट है, जैसे सारांश ने बताया, इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम करने की इंटेंशन होती है, उसे ही मेंसरिया कहते हैं। अब एक व्यक्ति एक बर्थडे में गया, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी मर्डर करने की, लेकिन एक्सीडेंटली उससे मर्डर हो गया। और मैंने आपसे पूछा मर्डर ट्रायल चलेगा कि नहीं, तो नो, मेंसरिया के एब्सेंस में लॉ ऑफ क्राइम लगेगा ही। लेकिन इसके लिए एक चीज है, वो क्या है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड आपने जरूर पढ़ा होगा जब आपने भारतीय न्याय संहिता पढ़ा होगा। अब ये क्या होता है ये हम बाद में समझेंगे जब हम उस सेक्शन में जाएंगे और कल्पेबल होमिसाइड को पढ़ेंगे। अभी केवल हम इतना समझ लें कि इन एब्सेंस ऑफ मेंसरिया के एब्सेंस में क्रिमिनल ट्रायल नहीं चल सकता। तो रॉन्गफुल एक्ट, कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट जो आपने एविल इंटेंशन के साथ कमिट किया है, ये जो वर्ड है एविल इंटेंशन, ये है दुर्भावना के साथ। दुर्भावना मतलब आपकी भावना है किसी को नुकसान पहुंचाने की, उसी के साथ आपने ये किया है। ये जो मेंसरिया है ये एक लैटिन मैक्सिम है, जिसका मतलब होता है, मेंसरिया का एक लैटिन मैक्सिम है जिसको हम अगर पढ़ के बोले तो नॉन फैसेट रियल नेसी मेंसेट्रिया। इसका मतलब होता है द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज आल्सो गिल्टी। एक व्यक्ति को तब तक दोषी करार नहीं दिया जा सकता जब तक उसका माइंड भी गिल्टी ना हो, तब तक उसको सजा नहीं दी जा सकती गुनाह करने। तो एक ये लैटिन मैक्सिम है जो एग्जाम में आता भी है, ये आप चाहो तो नोट कर लो, नॉन फैसेट रियल नीसी मेंसेट्रिया, ठीक है, ये एक लैटिन मैक्सिम।
अब अगला एलिमेंट देखो, क्राइम करने के लिए एलिमेंट चाहिए, तो हम एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पढ़ रहे हैं। पहला एलिमेंट हमने पढ़ा ह्यूमन बीइंग, क्राइम करने के लिए ह्यूमन बीइंग होना बहुत जरूरी है। दूसरा हमने पढ़ा जब आप क्राइम करने जा रहे हो तो आपके पास मेंस रिया के एब्सेंस नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, यानी कि एविल इंटेंशन, बुरी भावना होनी चाहिए आप। फिर तीसरा हमने पढ़ा, तीसरा अब हम पढ़ेंगे एक्टेस रिया। एक्टेस रिया जरूरी है। अब ये एक्टेस रिया क्या होता है बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टेस रिया? Act as a crime. गिल्टी एक्ट मतलब गलत काम, wrongful act, sir. रॉन्गफुल एक्ट, गलत काम। अब अगर हम इसको बात करें तो ये क्या है? रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है? गलत तरीके से जो होता है गलत तरीके Punishable by, से। sir. क्या ये मेंटल एक्ट है या फिजिकल एक्ट है? फिजिकल एक्ट सर। ये फिजिकल एक्ट है सर। ये फिजिकल एक्ट है, ये भी ध्यान रखना, मेंटल एक्ट नहीं है ये फिजिकल एक्ट है, ये परफॉर्म हो रहा है। तो रेफर टू द फिजिकल एक्ट मिशन दैट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, वो एक्टिविटी, वो गतिविधि जो आप कर रहे हो किसी क्राइम को परफॉर्म करने के लिए। अगला इसी के अंदर है, अभी एक्टेस रिया में ही हम, ये वॉलंटरी होना चाहिए कि नॉन वॉलंटरी भी चलेगा? वॉलंटरी कंपलसरी एक्टेस रिया के अंदर के नहीं है, कहने का ये मतलब। अब वॉलंटरी वर्ड अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो सहमति से बोलते हैं इसको हिंदी में। सहमति से जरूरी है या असहमति से किया गया काम के लिए भी सजा मिल सकती वॉलेंट्री होना चाहिए सर। है? वॉलंटरी होना चाहिए। बता मैंने क्या किया, मैंने एक मिस्टर एक्स की मदर को किडनैप कर लिया और उसको कॉल करके बोला, मिस्टर एक्स को अगर तुमने मिसेस वाई का मर्डर नहीं किया तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अब वाई की ना तो गिल्टी इंटेंशन है, मतलब मेंस रिया भी नहीं है, और एक्टेस रिया जो वो परफॉर्म कर रहा है वो भी अंडर प्रेशर कर रहा है मेरी वजह से, क्योंकि मैंने पूरी माँ को किडनैप किया। तो वहाँ पर वो नॉन वॉलंटरी है। नॉन वॉलंटरी के लिए भी क्रिमिनल में ट्रायल नहीं चलता है। तो एक्ट्रेस रिया भी जरूरी है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में समझें किसी क्राइम को होने के लिए, तो पहला व्यक्ति तो ह्यूमन बीइंग है, दूसरा मेंस रिया प्लस एक्टेस रिया। मैंने घर में सोचा कि मैं अपने पड़ोसी का मर्डर कर दूंगा, वो बहुत परेशान करता है मुझे। क्या मुझे सोचने के ऊपर कोई सजा मिल सकती है? बताइए। नो सर। No। मैं अपने घर में कुछ भी सोचूं, मेरी पूरी फ्रीडम है, मुझे सोचने पर कोई कानून किसी भी कंट्री का सजा नहीं दे सकता। तो मेंस रिया अकेला होने से कोई सजा नहीं हो सकती। मैंने पूरी प्लानिंग कर ली अपने पड़ोसी को मारने की। मैंने ग्रे मार्केट में जाके एक पिस्टल भी खरीद ली, इलीगल पिस्टल ले ली, ठीक है, और पूरी योजना बना ली उसको मारने की, लेकिन मारा नहीं है अभी। तो क्या मुझे किसी सजा के हकदार हूँ मैं अभी? बताइए। यस सर। कौन से एक्ट के अंदर? लॉ ऑफ क्राइम तो मुझे सजा देगा नहीं, बीएनएस में मुझे कोई सजा नहीं, मुझे आर्म्स एक्ट के अंदर सजा मिलेगी। आर्म्स एक्ट क्या कहता है? इलीगल वेपन की आप सेल परचेज नहीं कर सकते। मुझे लॉ ऑफ क्राइम में तो कोई सजा नहीं है इलीगल वेपन के लिए, लेकिन आर्म्स एक्ट के अंदर सजा है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ क्राइम के लिए एब्सेंस हो गया, मेंस रिया होने से सजा नहीं है। चलो अब अगले, मैंने वो रिवॉल्वर ली और उसके घर जाके उसके सर पे तान दी, लेकिन गोली नहीं चलाई, उससे पहले ही मैं पकड़ा गया। अब मुझे कोई सजा मिल सकती है? यस सर। क्यों? मैंने तो मर्डर किया ही नहीं। अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए मैंने जहाँ पर भी किसी ऐसी घटना को परफॉर्म किया है, जैसे अभी मैंने बताया था ना, सोशली हार्मफुल एक्ट, जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत एक्ट हो, जिसको करने से समाज रोकता हो, मैंने वो काम कर दिया तो मुझे सजा मिलेगी। तो इसलिए वहाँ मुझे सजा मिली, लॉ ऑफ क्राइम में मिलेगी। तो क्राइम होने के लिए क्या चीज जरूरी है? एक्टेस रिया प्लस मेंस रिया। एक्ट भी और गिल्टी माइंड भी हो तब क्राइम माना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है क्राइम, वो है इंजरी।
अब ये वर्ड इंजरी बताओ क्या होती है और कौन सी इंजरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सर किसी को इंटेंशनली हार्म करें हम। मेंटली मेंटली भी इंजरी होती है, फिजिकली भी होती है। यहाँ पर हम कौन सी इंजरी की बात कर रहे हैं। या प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम दोनों इंजरी की बात कर रहे हैं, फिजिकल प्लस मेंटल। दोनों इंजरी लॉ ऑफ क्राइम में कवर है। किसी के माइंड के अंदर कुछ भी चीज ऐसी भर देना कि वो परेशान हो जाए तो वो मेंटल इंजरी हो गई। किसी की बॉडी को डिसलोकेटेड कर देना, जैसे गर्दन, हमारा मुंह सीधा होना चाहिए, किसी ने गर्दन टेढ़ी कर दी, जोर से मरोड़ दी और साइड हो गई, तो डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट भी जो है वो इंजरी हो गई। इसके अलावा हमने किसी के रेपुटेशन को हार्म पहुंचा दिया, ठीक है, बदनामी कर दी झूठी उसकी, तो वो भी इंजरी है। इसके अलावा हमने किसी की प्रॉपर्टी को चुरा लिया, उसकी प्रॉपर्टी के अधिकार को छीन लिया, तो वो भी इंजरी है। अब प्रॉपर्टी की इंजरी पे आ जाओ। मेरे घर पर मेरा अधिकार चलता है, मेरे अधिकार के बिना कोई मेरे घर में एंटर कर सकता है। मतलब मेरी परमिशन के बिना कोई मेरे घर में एंटर कर सकता है। यस सर, कर नहीं सकते सर, नो सर। नहीं कर सकता। अब कुछ कर सकता है, कुछ ने बोला नहीं कर सकता। तो मैं दोनों को ही बताया था, देखो जो कर सकता है सब कर सकता है मेरे घर के अंदर एंटर, जब मैं उसको परमिशन दूं। मेरी परमिशन के बिना एंटर तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी तो मैंने अपने घर में डोरबेल और गेट लगाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई अनवांटेड पर्सन मेरे घर में एंटर करे। अगर मैं अपने घर में कोई दरवाजा लगाऊं, कोई डोरबेल भी ना लगाऊं, फिर मैं किसी को ट्रेसपास के लिए सजा नहीं दिलवा सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने तो अपने घर के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं, तो कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर मैंने गेट लगा दिया, डोरबेल लगा दी, तो इसका मतलब मैं ये चाहता हूँ कि कोई मेरी प्राइवेसी को वायलेट ना करे। सबसे पहले मुझे अलर्ट करे बेल बजा के, फिर मैं गेट में से उसको देख लूँ, और फिर अगर मैं चाहूँ तो उसको परमिशन किया। तो ये भी प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ क्राइम है, ट्रेसपास। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपका भी सेक्शन आएगा। किसी के प्रॉपर्टी को मैंने इलीगल रूप से एनक्रोच कर दिया, कब्जा कर लिया, तो क्या मैं कोई सजा का अधिकारी हूँ? बताइए। डेफिनेटली आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को कब्जा लेंगे तो सजा का अधिकारी तो होंगे ना, लॉ ऑफ क्राइम नहीं होंगे। उसके लिए आपके ऊपर ट्रायल चलाया जाए। अब हमने मेंसरिया पढ़ा, तो देखो मेंसरिया पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। मेंसरिया के साथ आप ये भी याद रखना, मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन, ठीक है, नॉलेज के साथ। बिना नॉलेज के अगर कुछ आपने गलत काम किया या सोचा तो उसके लिए आपको सजा नहीं मिलेगी। मतलब आपको पता नहीं है कि इंडिया में चोरी करने सजा मिलती है, और आपने चोरी की योजना बना ली, तो क्या वो पता ही नहीं है कि इंडिया में चोरी होते हैं तो सजा हो जाती है कि नहीं? आपको नॉलेज ही नहीं। आपने जाके चोरी कर ली किसी घर में, पूरी योजना बना दी, तो वहाँ पर आपकी गिल्टी इंटेंशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपको लॉ पता ही नहीं, तो लॉ ब्रेक करने की सजा भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मिस्टर एक्स, उसने चोरी की, पकड़ा गया, कोर्ट ले गए, मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर दिया, मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा, जज ने उससे पूछा कि भाई तुमने चोरी क्यों की? उसने बोला सर मुझे पता ही था कि इंडिया में चोरी करने पर सजा नहीं। तो क्या उसका ये बयान एडमाइजेबल है? कोर्ट मानेगी उसको? नो सर। वो कहेगा भाई मेरे घर में तो कोई वकील ही नहीं है, मैंने तो कभी कोई लॉ की किताब ही नहीं पढ़ी आज तक, मैं तो कभी कोर्ट गया ही नहीं, मैं कभी चोरी के इल्जाम पकड़ा ही नहीं गया, तो मुझे कैसे पता होगा कि चोरी करने सजा मिलती है? तो क्या वो सही कह रहा है? नो सर। नो। हमारी कंट्री में ये माना जाता है कि जो भी लॉ इस समय एनफोर्स्ड है, मतलब जो लागू है, वो लॉ की जानकारी सब भारतीयों को है। कोई ये कहकर इससे बच नहीं सकता कि मैं तो लॉ नहीं पढ़ा, या मैंने लॉ का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, या मैं वकील नहीं, ये कह के बच नहीं। सबके लिए लॉ इक्वली एनफोर्सेबल है। तो एनफोर्सेबल, लोकल एनफोर्सेबल लॉ जो है वो सब ये माना जाता है कि सबको पता है। हाँ, इंटरनेशनल लॉ में आप ये एक्सेप्शन ले सकते हो, वहाँ आप बच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नॉलेज भी हो गया। अब है मोटिव।
अगर आपने कोई गलत योजना बनाई, उसके पीछे अगर आपको करेक्ट मोटिव है, मतलब नुकसान पहुंचाने का मोटिव है, तभी आप गिल्टी माइंड होंगे, तभी आपको सजा मिलेगी। नेग्लिजेंस, मान लो कि आपने नेग्लिजेंस लापरवाही की वजह से किसी का नुकसान कर दिया, तो वहाँ पर आपको लापरवाही के केस में उतनी कड़ी सजा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपने गिल्टी इंटेंशन नहीं थी, आपका मेंसरिया नहीं था, मेंसरिया के एब्सेंस में आपको सजा कम होती है। ठीक है, क्योंकि आपने लापरवाही में, रेकलेसनेस में, लापरवाही की वजह से ऐसा काम हो गया। मान लो जैसे पिस्टल, आपके पास लाइसेंस से पिस्टल है, वो आपने इसलिए रख रखी क्योंकि आपको बहुत जान का खतरा है, लेकिन एक बार गलती से आप पिस्टल को लॉक करना भूल गए, बच्चे ने खेल खेल में गोली चला दी, जिससे एक व्यक्ति मर गया। तो वहाँ पर एब्सेंस है मेंसरिया, इंटेंशन नहीं थी, लापरवाही की वजह से। तो वहाँ पर सजा तो होगी, लेकिन मर्डर की नहीं। ठीक है। अब जितनी चीजें मैंने आपको बताई एलिमेंट ऑफ क्राइम के अंदर, वो सारी चीजें मुझे लग रहा है अब आपको बिल्कुल क्लियर है या कुछ चीज अभी भी डाउटफुल है आपके माइंड में? कोई पॉइंट अगर ऐसा हो जो आपको लग रहा हो कि अभी मेरे मन में डाउट है, वो आप पूछ सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 एलिमेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है, और उस पर एक क्वेश्चन आएगा। कोई भी एग्जाम दे लो कॉम्पिटिशन का, पूछेगा आपसे एग्जाम। अब आप मुझे बताओ, ये चारों एलिमेंट आपको क्लियर है ना? यस सर। अब अगला, मेंसरिया की जरूरत कहाँ पर नहीं है, मतलब वहाँ पर आपका मेंसरिया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लॉ ऑफ क्राइम में सजा मिल गई। कहाँ पे? जहाँ पे आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ कर रहे हैं, यानी कि आप जानबूझ के लॉ को तोड़ रहे हैं, लॉ ब्रेक कर रहे हैं। वहाँ पे आपका गिल्टी इंटेंशन ना होने पर भी आपको सजा मिलेगी, जैसे ट्रैफिक लॉज का, ट्रैफिक बाय लॉज को ब्रेक कर, वहाँ पे आपकी गिल्टी इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सजा, जैसे रेड लाइट जंप कर, वहाँ पर आप बिल्कुल इमरजेंसी में है और आपने रेड लाइट जंप कर दी, वहाँ पर आपको सजा मिलेगी। जहाँ पर आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ करेंगे ना, वहाँ पर आपको सजा मिलेगी, वहाँ पर मेंसरिया चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लॉ में डिफाइन है। जैसे विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाना, स्कूटी बाइक चलाना, बिना सीट बेल्ट लगाए कार चलाना, वो सब चीजें जो है वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इग्नोरेंशिया ड्यूरिंग नॉन एक्सेस। अगर कोई लॉ को जानबूझकर वायलेट करता है तो उसको उस लॉ से बचाया नहीं जा सकता, उसको सजा मिलेगी। इसके अलावा दूसरा जहाँ पे मेंसरिया लागू नहीं होता, वो है स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऑफेंस, जहाँ पे लायबिलिटी स्ट्रिक्ट हो या एब्सोल्यूट हो। अब ये स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी अगर आपको याद होगा तो आपने लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ी थी, सेकंड सेमेस्टर होगा BLLB वालों का, और जिन्होंने LLB की होगी उनका 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में था। तो बताइए क्या मैं करेक्ट कह रहा हूँ? मुझे बताइए कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या फर्क है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी सर, ये रिलायंस वर्सेस फ्लेचर केस में डेवलप हुई थी सर। ये रेलेंट वर्सेस फ्लेचर इसका एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें बताया गया था अगर दूसरे की गलती से कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस की भरपाई उसको करनी पड़ेगी जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। तो वहाँ पर वहाँ पर मेंसरिया के एब्सेंस में भी सजा हो सकती है। मेंसरिया नहीं है फिर भी सजा हो जाएगी, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन्होंने बताया एक्चुअल लायबिलिटी जैसे पोल्यूटर पे प्रिंसिपल होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर, कि आप जितना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो उसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये हो गया। अगर हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का और एग्जांपल देखें, एक तो इन्होंने बताया कि रेलेंट वर्सेस फ्लेचर बहुत फेमस केस है। दूसरा वेजिंग वॉर। वेजिंग वॉर क्या होता है? सेडिशन क्या होता है? पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है? किडनैपिंग और अबडक्शन, काउंटरफिटिंग कॉइन। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ मेंसरिया में भी केस बनता है, जिसे हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं। देखो वेजिंग वॉर का मतलब होता है दाव लगाते हैं ना घोड़ों की रेस पर, लॉटरी के टिकट पर, वो सब भी यहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर मेंसरिया के एब्सेंस में सजा हो जाता है। बैटिंग करना, गैम्बलिंग करना, सट्टेबाजी करना। सेडिशन देशद्रोह क्या होता है? देशद्रोह तो पता ही होगा।
इंडिया में हाँ, जो रहके इंडिया में पाकिस्तान की जासूसी पाकिस्तान करना, की जासूसी करना, चाइना को हमारे हमारे वीडियोग्राफी करना इलीगल रूप से। अगला अगला पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस बताइए। अगर मैं पब्लिक पब्लिक प्लेस प्लेसेस पी रहा हूँ सिगरेट पी रहा हूँ तो वो पब्लिक तो वो न्यूसेंस है। पब्लिक न्यूसेंस है। ऐसा ऐसा कोई कोई I भी think है। yes, सर sir. इसमें कुछ मोर देन 5% हो तो वहाँ पे पब्लिक वहाँ प्लेस पर पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना अलाउड नहीं हो, पब्लिक न्यूसेंस आता है। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब है किसी भी तरह से पब्लिक शांति को भंग करना। ठीक है, ठीक है, सिगरेट वो सिगरेट से भी हो सकती है, स्मोकिंग से। किडनैपिंग में भी किडनैपिंग में भी मेंशन की कोई जरूरत नहीं, किडनैप करने वाले को सजा मिलेगी। अबडक्शन अबडक्शन अपहरण करना। देखो किडनैपिंग और अपहरण में फर्क है, क्या फर्क है बताइए कोई? किडनैपिंग केवल बच्चे की हो सकती है, अपहरण बड़े का होता है। काउंटर फिटिंग काउंटरफिटिंग कॉइन क्या होते हैं? काउंटरफिटिंग कॉइन? जाली जाली करेंसी सिक्के करेंसी जाली सिक्के नोट। छाप, ये काउंटरफिटिंग। ये काउंटरफिटिंग। ये जितनी भी चीजें हैं ये जितनी भी चीजें हैं ये बेरक्षर होने से पहले की हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इनके ऊपर से भी क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं, और इसी वजह से स्टूडेंट जो है वो कर नहीं पाते। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे आईपीसी में इम्पोर्टेंट है, कुछ थेफ्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन था आईपीसी और में, बीएनएस में भी और बहुत बीएनएस में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 378 है थेफ्ट का। अब सबसे पहले आप मुझे थेफ्ट की डेफिनेशन बताओ, थेफ्ट क्या है? चोरी बताओ क्या होती है? दो चार किसी की मिनट विदाउट परमिशन कोई वस्तु उठा लेना सर, बिना परमिशन के। और कोई? जबरदस्ती करके सर कुछ चीज ले लेना। इसके अलावा मेरे पास मेरा ब्लेजर है, मेरा कोट। ठीक है, ठीक है, मैं किसी मैरिज फंक्शन में गया, मैंने कोट थोड़ी देर के लिए खाना खाते वक्त साइड रख दी। एक व्यक्ति अपना कोट समझ के उसको उठा के ले जाता है, तो वो चोरी है, थेफ्ट है? No, sir. Loss, sir. मैं आपको बता दूं वो चोरी है जब तक उसका ब्लेजर मेरे ब्लेजर से सेम ना हो, तब तक जब तक उसके पास मेरे जैसा सेम ब्लेजर मौजूद ना हो, चाहे घर में हो या यहाँ पर पार्टी में, तब तक नहीं, वरना वो चोरी। क्योंकि किसी दूसरे की वस्तु जैसे आपने कब्जे में ले लेते हैं विदाउट परमिशन ऑफ ऑनर, मालिक की मर्जी के बिना, तो वो चोरी कहलाता है। घर में एक व्यक्ति घुसा, ठीक है, घर में घुसने तो ट्रेसपास है, चोरी नहीं होगी। लेकिन घर में घुस के उसने हमारे सामान को हमारी मर्जी के बिना उठाया और अपने साथ ले गया, तो वो चोरी। चोरी का मतलब है कि कि जिसका मालिक है उस मालिक से पूछे बिना उस वस्तु का इस्तेमाल कर लेना या उस वस्तु को ले जाना, अपने कब्जे में ले लेना मालिक परमिशन पे, तो वो चोरी कहलाती है। तो चोरी भी आपका ये एक्सपेक्ट लायबिलिटी वाले प्रिंसिपल में मेंस और एक्सपेक्ट के अंदर कवर हो जाता है। फिर चीटिंग क्या होती है बताओ? चीटिंग का सेक्शन 415 है बीएनएस के अंदर, बीएनएस के अंदर तो 318 आईपीसी के अंदर था 415, और वो थेफ्ट भी ना 378 आईपीसी में था। अब बीएनएस में तो 303 हो गया है। चीटिंग बताओ मुझे अब। चीटिंग जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को या बेईमानी करता है, मतलब शुरू से उसकी इंटेंशन गलत थी, धोखा देने का इरादा था उसका, वो शुरू से उसमें था कि मैं धोखा दूंगा, चीटिंग कर। ठीक है, तो उसे चीटिंग करता है। चीटिंग में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, ऐसा नहीं है जरूरी नहीं, कुछ भी, पैसों का भी, सामान का भी, या बिजनेस कुछ लॉस पहुंचा देना चीटिंग में आ जाता है।
तो चीटिंग मजबूरी हो तो एक अलग, लेकिन देखो मजबूरी से आपका क्राइम कम नहीं होता। मजबूरी में भी आपको क्राइम करने से, मतलब हमारा हमारा जो लॉ है वो कहता है आप मजबूरी में भी, ये नहीं कि आप मजबूर हो तो आपने चाकू उठाया मर्डर कर दिए। सिर्फ सिर्फ सेल्फ डिफेंस में जब सेल्फ डिफेंस में जब आपके पास बेटर ऑप्शन कोई दूसरा अवेलेबल है। मान लो मान लो पब्लिक प्लेस पर दो व्यक्ति खड़े हैं, एक एक व्यक्ति उसको मारने आया है, दूसरा व्यक्ति जिस पे हमला हमला हो रहा है, वो वो आसपास पूरी पूरी नजर दौड़ाता है तो तो उसको उसको पुलिस वाले पुलिस वाले दिख जाते हैं। लेकिन फिर भी वो पुलिस वालों का आवाज ना देकर जो जो मर्डर करने आया उस व्यक्ति को मर्डर कर देता है। मतलब अपने पैंट पैंट में से अपनी शर्ट में से पिस्टल निकालता है, गोली मार देता है उस व्यक्ति को जो उसका दूसरा मर्डर, उसको पता है ये मर्डर करने आया, उसके हाथ में इतना बड़ा तो खंजर है और वो हमला कर रहा है। तो तो यहाँ पर क्या सेल्फ डिफेंस लागू होगा? यस और कोई बताइए। हमारा लॉ लाइन यही पता है हमें, और यही असर्शन और रीजनिंग है। तो तो नो नो यहाँ पर लागू नहीं हो जो पुलिस वाले। तो तो सबसे पहले उसको ये करना चाहिए था, पूरी कोशिश करेगा उसका इंटेंशन पुलिस वालों को अपनी तरफ लाने की, उनको बुलाने की। जब वो उसमें फेल हो जाएगा तभी उसको मर्डर करने की इजाजत देता है सेल्फ डिफेंस। ऐसे नहीं देता है ऐसे नहीं है कि आप आप छोटे छोटे खतरे में दूसरे को नुकसान पहुंचाते। हमारा लॉ परमिट नहीं करता है। हमारा लॉ यहाँ पर ये कहेगा कि पहले तो पुलिस वाले को कॉल करें, पुलिस वाले आ रहे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके बाद ये डिसीजन लेगा गोली मारे या ना मारे। या उसके पास अगर पिस्टल है तो गोली मारना तो है ही नहीं, तो उसको डराना चाहिए पिस्टल दिखाकर जो जो मारने आए या तो वो भागता है या या मारने की मजबूरी है पैर तो पैर पे मारे। मर्डर थोड़ी ना करना अलाउड है सेल्फ डिफेंस। तो यहाँ पर आपके असर्शन और रीजनिंग फेल हो जाएगी एग्जाम में, आप गलत आंसर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये मान के चलो कि सेल्फ डिफेंस में भी मर्डर करने की इजाजत नहीं है, लेकिन वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में जब कोई और रास्ता ना बचे तब आप मर्डर कर सकते, तब आपको पर्सन प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी मर्डर कर सकते हैं। मतलब अपने को ही नहीं, आपने देखा कि पास से गुजर रहे, आपके पास मौका है उसको बचाने, लेकिन बचाने के बजाय आपने उसको मर्डर कर दिया तो अलाउड है। लेकिन अगर आपने जानबूझ के, आपको पता कोई और रास्ता था बचाने का, आपने वहाँ ना बचा कर आपने उसको मर्डर ही किया, ये सोचा इसको मारी, तो वहाँ पर गलत है, वहाँ पर आपके ऊपर ट्रायल चल जाएगा। तो सेल्फ सेल्फ डिफेंस में भी ऐसे खुलेआम मर्डर करना अलाउड है, ये आपको समझना चाहिए। यहाँ पर अगर हम इसी से हमने किया था चीटिंग के बाद हमें मर्डर पढ़ना था, मर्डर हमने पहले डिस्कस कर दिया। मर्डर का सेक्शन आईपीसी में था और बीएनएस में 101 होंगे, जो जो हमारी अगली क्लास होगी, यानी कि कल की आपको दो काम करने। बीएनएस और आईपीसी में 5 मेजर चेंजेस क्या है, मतलब क्यों हमने आईपीसी को चेंज करके बीएनएस किया, इसके 5 बड़े रीजन आपको बता। वैसे तो बहुत सारे रीजन है जो आपको बेयर एक्ट में भी दिए हैं। अगर आपके पास नया बेयर एक्ट है तो पहले सब कितनी आपको ये दिया हुआ है कि नया और क्या रीजन थे जिसकी वजह से प्रोजेक्ट चेंज किया। जैसे मैंने एक बहुत बड़ा रीजन आपको बताता हूँ, पहले वाले एक्ट में अलग अलग चीजें लिखी, जैसे वुमेन और चाइल्ड के लिए कोई एक जगह नहीं था, मतलब सेक्शन एक साथ नहीं थे, बहुत बिखरे हुए सेक्शन, कहीं कुछ लिखा है वुमेन के बारे में, चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में, चाइल्ड राइट के बारे में, वो सब स्कैटर था, बिखरा हुआ था, उन सबको इकट्ठा कर दिया बीएनएस। वुमेन के अलग, मैन के अलग, चाइल्ड के अलग, ऐसे अलग अलग दे दिए। उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार, उनको ये राइट्स है, मैक्सिमम पनिशमेंट, ये सब इकट्ठा कर, जो स्कैटर्ड हो रखा था, जो अलग अलग सेक्शनों में छुपा हुआ था, उसको इकट्ठा कर, ये एक रीजन था सबसे बड़ा। ऐसे और भी रीजन, तो आपको कल 5 रीजन टोटल बताने होंगे क्लास में, पूरा हम करेंगे, पूछेंगे आप। अगला क्या एक्टस रिया फिजिकल एक्टिविटी है, तो अभी हमने बताया था पीछे, ये फिजिकल एक्टिविटी क्या ये मेंटली कंडक्ट हो सकता है, कंडक्ट भी हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में जहाँ पे मेंटल कंडीशन की वजह से किसी दूसरे का नुकसान होता हो, मतलब उसके मेंटल कंडक्ट से दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो गया। अब यहाँ पर ये पूछता है क्या एक्टस रिया में ह्यूमन एक्शन होना कंपल्सरी है, बताइए। एक्टस क्रिया में ह्यूमन एक्शन होना कंपल्सरी? यस। ह्यूमन के बिना तो क्राइम पूरा ही नहीं होगा ना, कंप्लीट ही नहीं होगा।
तो तो इसलिए ये मतलब ह्यूमन एक्शन जरूरी है उसके अंदर। ये जो ये जो एक्शन है, इस इस एक्शन की वजह से इंजरी आना जरूरी है कि नहीं है? बताइए। जरूरी नहीं है सर। बिना इंजरी आए भी सजा मिल जाएगी? नो, इंजरी इंजरी आना जरूरी है। ये ये बात कि इंजरी बॉडी की भी हो सकती है, रेपुटेशन की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, पीस ऑफ माइंड की भी इंजरी हो सकती है। लेकिन इंजरी होना जरूरी है। जब तक इंजरी नहीं होगी तो लॉ ऑफ क्राइम कैसे एप्लीकेबल हो जाएगी? तो इंजरी कंपल्सरी। ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो घुमा फिरा के आपको एग्जाम में फंसाते हैं, कंफ्यूज करते हैं। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी क्लास में, हर क्लास है हमारा रिकॉर्डिंग सेशन, हर सेशन हमारा रिकॉर्डेड सेशन। तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि लाइव सेशन करो। लाइव सेशन का फायदा ये होता है कि आपके डाउट साथ साथ क्लियर नहीं हो। सर, इंजरी का ये बताइए आप, किसी ने गलत आके मारने की कोशिश की, वहाँ पे इंजरी तो आई, लेकिन उसकी एक्ट्रेस भी किया उसने और उसकी इंजरी आई थी। हाँ, तो वो देखो, मतलब मर्डर करने की कोशिश की लेकिन मर्डर नहीं कर पाया। तो कोशिश जो है ना, उससे भी तो उसका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है ना सामने वाले का। फ्यूचर की सिक्योरिटी का लॉस हो रहा है, भविष्य का डर बैठ रहा है कि वो आज तो कामयाब नहीं हुआ, अगर छोड़ दिया जाए तो कल वो आके मर्डर कर देगा ना। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, आप बॉडी इंजरी, रेपुटेशन इंजरी, प्रॉपर्टी इंजरी और पीस ऑफ माइंड। एक वर्ड यूज किया था मैंने, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड में अटेम्प्ट आ जाता है। ठीक है। अगला, एक्ट्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ऐसा कोई भी अगर आप एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं जो लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड है तो ये भी एक्ट एरिया में आता है। जिसको लॉ मना कर रहा है और आप वो काम कर रहे हो तो वो काम करने से आपको सजा हो। कोई आपके डाउट है तो पूछें। कल हम जब क्लास शुरू करेंगे तो हम इम्पोर्टेंट लीगल मैक्सिम करेंगे जो मैंसरिया से जुड़े हुए हैं, जो एक्टसरिया से जुड़े हुए हैं। इन आप वो सुन के भी लिख सकते हो। ये कुछ लैटिन मैक्सिम अगर आप लिख लोगे तो फायदा ये होगा कि उससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि सर ने इस तरह से इस मैक्सिम को समझाया था, तो आप करेक्ट आंसर वहाँ टॉप मतलब सिलेक्ट कर पाओगे। आपको करेक्ट आंसर चुनने में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो कल हम वो मैक्सिम करेंगे पहला क्लास में शुरू में अपने, जो हमारे मेंसरिया एक्टसरिया से जुड़े हुए हैं लैटिन मैक्सिम से। आपको ये पता होगा कि हमारा जितना भी लॉ है वो अंग्रेजों ने बनाया। अब ये जो मैक्सिम्स होते हैं ये होते क्या है बताइए? मैक्सिम्स क्या है? व्हाट इज मैक्सिम? लैटिन मैक्सिम क्या है? लैटिन मैक्सिम या लैटिन बता दो, लैटिन क्या है? ग्रीक वर्ड। लैटिन एक लैंग्वेज है। बिल्कुल, लैटिन एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश का जन्म कहाँ से हुआ है? लैटिन लैंग्वेज लैटिन से हुआ है। और हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है? सर हिंदी का जन्म तो इंडिया से हुआ है, संस्कृत से, देवनागरी से, जिसमें बहुत सारी लैंग्वेज में, देखो हिंदी में उर्दू भी है, उर्दू के भी बहुत सारे वर्ड हिंदी में हम यूज करते हैं। देवनागरी लिपि, संस्कृत और पता नहीं कितनी भाषाओं का मिक्सचर है हिंदी। इस तरह से इंग्लिश लैटिन से आया है। हमारे हिंदी के अंदर कुछ कहावतें होती हैं जो कहते हैं ना, कहावत समझते हो? एड़ी का पसीना चोटी तक आना, यानी कि कड़ी मेहनत करनी, इस तरह की होती है ना कहावतें। और कोई कहावत याद है आपको? बोलिए। मुहावरे का एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। हाँ, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो उसी तरह से लैटिन में भी मैक्सिम होते हैं, वही कहावतें उपबंध होते हैं जैसे हमारे हिंदी में होते हैं। उनको यूज किया उन्होंने लैटिन डिक्शनरी के अंदर, और लैटिन डिक्शनरी में से उन्होंने इंग्लिश में किया, तो इसलिए लैटिन मैक्सिम को इन्होंने वहाँ पर लिख दिया। तो हिंदी के ग्रंथ होते हैं ना, उनमें भी बहुत जगह ये मुहावरे कहावतें ये लिखी होती हैं उसी तरह से। लेकिन हम क्योंकि इंग्लिश अंग्रेजों के बनाए हुए लॉ को पढ़ते हैं तो हमें ये लैटिन मैक्सिम भी पढ़ने पड़ते। अदरवाइज हमारा इनसे क्या मतलब है? दूर तक कोई मतलब ही नहीं है हमारा तो लैटिन मैक्सिम। लेकिन हमें सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया ने अपना लॉ तो बनाया ही नहीं था। हमने तो आज़ाद होने के बाद 80% लॉ ब्रिटिशर्स का ही अपना लिया था, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था इतनी मेहनत करने का कि हमने लॉ बनाया।
तो तो वो जब उसका लॉ हमने अडेप्ट किया 80% 80% सेम, तो इनके मैक्सिम वैक्सिम ये सब भी हमने अडॉप्ट कर ली। तो तो इसीलिए इसीलिए आज भी आप लोगों को ये सब पढ़ना पड़ रहा है। अगर अगर वहाँ पे गलती नहीं करते तो आज आपको ये सब नहीं पढ़ना। तो तो आज की क्लास नहीं करेंगे, कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा नोट्स दोगे? नोट्स इसमें कोई नहीं है, डायरेक्ट ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक ठीक है, आगे कोई नोट्स की जरूरत होगी तो देखेंगे, अभी तो फिलहाल कोई नोट्स नहीं। दूसरी बात मैं आपको जो कह रहा था वो ये कि कि आपको ऐसा लगेगा कि बीएनएस का पहले शुरू नहीं शुरू होने से पहले है। शुरू होने से पहले ये बेसिक चीजें करनी बहुत जरूरी है। जब आपके पास फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी तो आप बिल्डिंग भी खड़ी हो जाएगी। आपको कुछ कहना है किसी को तो एक बार बताइए।